हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउस एवरीवन डूइंग टुडे? कैसे हैं सब लोग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गुड गुड, परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। और आई होप रिकॉर्डिंग सुननी होगी या शुरू शुरू किया होगा स्टार्ट। और एमसीक्यूज की क्या सिचुएशन है? आज हमारा डे 4 है। आई होप हमारे जो शुरू की 3 टारगेट्स हैं 3 डेज के, वो भी कुछ ना कुछ पूरे हो गए हों। लेट मी शेयर द स्क्रीन। गुड। सो गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन एंड एम आई ऑडिबल इनफ? ये दो चीजें कंफर्म कर दें प्लीज। सॉरी। यस, परफेक्ट। सो गाइस, यू नो द ड्रिल। थोड़ा सा सेशन जितना इंटरेक्टिव होगा ताकि सो वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हर कोई कंट्रीब्यूट करे। और इफ यू आर इन अ सिनेरियो वेयर यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, देन वी कैन हैव अ लुक एट द चैट बॉक्स, ताकि डिस्कशन करने में थोड़ा सा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो थोड़ा लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा रहेगा। चले, परफेक्ट। चलो गेस्टों के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। So we have a 78-year-old man reviewed in the for chronic anemia. Age is अच्छा, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे गैस्ट्रो है ही तो है, सब में ही है। सो लेकिन फिर भी डिफरेंट, कोई खास स्पेसिफिक कोमॉर्बिड है, कोई खास कोई एज फैक्टर है जो कि किसी ना किसी डिजीज से ना आपको क्लू दे रहा होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। 78 ईयर ओल्ड, क्रॉनिक एनीमिया है ऑलरेडी, और इसको इंटरमीडिएट आयरन इन्फ्यूजन भी चल रही हैं। ही इज अ डायग्नोज केस ऑफ aortic stenosis. This is a clue over here as well. He reports no overt bleeding. Upper GI endoscopy, colonoscopy performed 6 months ago. Remarkable hai. On examination, he's pale, harsh ejection systolic murmur, obviously because of his aortic stenosis. ये उसके ब्लड रेसेस है। ओके जी, एच बी इसका 82 है, कम है। एमसीवी भी कम है, प्लेटलेट्स ठीक है, फ्रेंटेड 12 है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? सो ओल्ड एज, एओर्टिक स्टेनोसिस, साइन सिम्टम नजर आ रहे हैं कि ना किसी बंदा ब्लीड कर रहा है। तो क्या हो रहा है? We have options of angiodysplasia, colorectal carcinoma, peptic ulcers, a mechanical hemolysis, and celiac disease. ठीक है जी, we have answers क्या आ रहे हैं हमारे चैट बॉक्स में? So we have A, very good, excellent. या सो बुजुर्गों के अंदर हमने वैसे तो सबसे बड़ी जो हमें परेशानी होती है, सो whenever there is a old age scenario with bleed going on, anemia and all, तो सबसे पहले आपने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के बारे में सोचना तो होता ही है, लेकिन बाकी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं जो इसके एसोसिएट कर रहे होते हैं, वेट लॉस ब्ला ब्ला सारी सारी चीजें। लेकिन फिर भी असल में इन्होंने एक आपको क्लू दे दिया एओर्टिक स्टेनोसिस वाला। तो इस वजह से कुछ चीजें होती है जो एग्जाम में ना बस उन्होंने आपको बस क्लू देना होता है ताकि आप वहीं पहुंच जाए। तो कुछ स्टडीज वैसे होते हैं। तो ओल्ड एज ब्लीडिंग, सो ए बिल्कुल ठीक, एवरीवन एग्रीज। एंजियोडिस्प्लेजिया के अलावा कोई ऑप्शन है दिमाग में? इवन दो कि यस, पेप्टिक अल्सर इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड। मैकेनिकल हेमोलिसिस के लिए कोई ऐसे वापस इंडिकेशन नहीं है। सीलिक डिजीज इस एज में नहीं। सो या दो अल्सर हमारे पास आगे है एंजियोडिस्प्लेजिया के। अच्छा, हैज एनीवन हर्ड ऑफ दैट सिंड्रोम कॉल्ड हेडी सिंड्रोम? मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, हेडीज। आई डोंट नो स्पेलिंग गलत है ये। हेडी सिंड्रोम, इसमें क्या चल रहा होता है? हो सकता है स्पेलिंग में गलत लिखे हो। सो हेडी सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है? इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंजियोडिस्प्लेजिया। उसमें ट्रायल होता है 3 चीजों का, दो इसमें ऑलरेडी हैं और एक तीसरी चीज भी होती है। सो हेडी सिंड्रोम इज बेसिकली अ ट्रायड जिसमें आपको एंजियोडिस्प्लेजिया मिलता है, सेकेंडली आपको एओर्टिक स्टेनोसिस मिलता है, और उसमें तीसरी चीज क्या होती है एक? एनीवन? उसके साथ आपका ना वॉल्वेरी ब्रांड सिंड्रोम मिलता है। वॉल्वेरी ब्रांड में ना बेसिकली उसमें क्या होता है कि जब उसकी डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है एडिशंस में ना, प्लेटलेट एडिशन एंड ऑल। अगर वो नहीं काम कर रहा, सो उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। सही है? तो वॉल्वेरी ब्रांड, सेकेंड एओर्टिक स्टेनोसिस, और तीसरा आपका था, क्या नाम है, एंजियोडिस्प्लेजिया। जब ये तीन चीजें इकट्ठी होती हैं, देन यू थिंक ऑफ हेडी सिंड्रोम। आई नो थोड़ा सा फैंसी सा है,
लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। अक्सर ना ये पास में से भी ना कहीं न कहीं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होती है। और एंजियोडिस्प्लेज़िया में होता क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंजियोडिस्प्लेज़िया? हाँ। आंसर बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है? तो आपके ना ब्लड वेसल्स का समझिए गुच्छा सा बन जाएगा, जो दे गेट वेरी डिस्टॉर्टेड, उनकी वॉल बड़ी थिन सी हो जाती है, दे ईज़िली ब्लीड। और अक्सर ना एक चालाकी भी करते हैं, इस तरह कर देते हैं कि आपको एक सिनेरियो दे देते हैं कि पेशेंट इज़ ऑन वारफ़ेरिन। एक सिनेरियो इस तरह भी देते हैं कि द पेशेंट इज़ ऑन वारफ़ेरिन और ये ब्लीडिंग, और हम ये सोच रहे होते हैं कि वारफ़ेरिन की वजह से शायद ब्लीड आ रहा हो। लेकिन वो क्या करेंगे, वो बी में लिख देंगे कि आईएनआर इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। अगर उन्होंने एयोर्टिक स्टेनोसिस नहीं भी दिया हुआ तो। ठीक है? तो कभी इस तरह भी हो सकता है कि बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएगा। वारफ़ेरिन उन्होंने दिया होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आईएनआर नॉर्मल दिया होता है। तो ठीक है? तो उस सिनेरियो में भी फिर आपने डिस्प्लेज़िया पकड़ना होता है, अगर कोई और ऑब्वियस रीज़न ना हो। अदरवाइज़ ओल्ड एज में, मैं ओल्ड की बात करी, बुजुर्गों में पैरेक्टल ब्लीड की सबसे कॉमन कॉज़ क्या है? हुँ। बड़ा खामोश चैट चल रहा है हमारा आज। क्या हो गया, एनर्जीज़ कम हो गई हैं? तो डाइवर्टिकुलोसिस, diverticulitis. So diverticulitis is a very very commonest cause of PR bleed in old age. तो मैं वो कहना चाह रही थी कि लाज़मी नहीं कि आपने एंजियोडिस्प्लेज़िया ही लगाना है, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, व्हाट इज़ द क्लू एंड क्लिंचर एंड देन यू हैव टू पिक इट अप। तो diverticulitis इज़ अ वेरी कॉमन कॉज़ ऑफ ब्लीड इन ओल्ड एज, लेकिन अगर वो भी रूल आउट हो जाए, उसके साइड सिम्पटम्स भी नहीं है, तो फिर आपने एंजियोडिस्प्लेज़िया को अपने टॉप डिफरेंशियल में ज़रूर रखना है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कार्सिनोमा निकल गया है। इसको भी आपने हाई सस्पेशन पे रखना है, क्योंकि हमने इसको भी रूल आउट करना होता है। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस वो दे देते हैं, तो थिंक ऑफ एंजियोडिस्प्लेज़िया एंड दैट इज़ योर आंसर। गुड, गुड। सही? तो परफेक्टली सो एंजियोडिस्प्लेज़िया इज़ एसोसिएटेड विद एओर्टिक स्टेनोसिस। ये जो क्लिंचर्स हैं, इनके नोट्स बना लिया करें। अच्छा, ये वो हेडी सिंड्रोम की बात हो रही थी, ठीक है? उसमें ये एओर्टिक स्टेनोसिस है, एंजियोडिस्प्लेज़ियाज़ भी हैं, और साथ आपके ये वॉन विलेमेंट फ्रैक्चर है, इसकी भी डेफिशिएंसी समझ लें, उसके साथ सिंड्रोम पैटर्न बन जाता है उस जैसा। ठीक है? इसको दफ़ा देख भी लेते हैं, कुछ बात मिस होगी हो अगर। हाँ, वैक्यूलर डिफ़ॉर्मिटी है, ब्लीड हो रहा होता है, आई डेफिशिएंसी एनीमिया वाली पिक्चर बन रही थी, ऊपर आपने देखा भी है, जो लैब उसकी चल रही थी। ठीक है? एयोर्टिक स्टेनोसिस, दैट्स व्हाई यू हैड योर मर्मर्स, एनीमिया, जीआई ब्लीड। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है? कोलोस्कोपी या मेसेंटेरिक एंजियोग्राफी इफ ब्लीडिंग इज़ एक्टिव, एक्यूट ब्लीडिंग में, अदरवाइज़ कोलोस्कोपी। और अक्सर ना ये मिस हो जाता है, ये बहुत ना छोटे-छोटे से ना फ्लैट से पड़े होते हैं साइडों के ऊपर, तो कभी-कभी मिस भी हो जाते हैं। इवन उन्होंने कहा भी था कि 6 महीने पहले उसकी वो हुई थी स्कोप, फिर भी वो मिस हो गया, तो कब समटाइम दे डू गेट मिस। अब मैनेज कैसे करना है? एक्टिव ब्लीडिंग है, रिकरेंट है और सपोर्टिव है, 3 सिनेरियोज़ आ गए हैं, सही है? सो एक्टिव ब्लीड में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंडोस्कोपी थेरेपी इज़ द फर्स्ट लाइन, आर्गन प्लाज्मा कोagulations. If in unstable patients or where endoscopy fails, उसमें we can do mesenteric angiography with embolization. And sometimes we have to do a surgery. और less severe bleed में you have the role of tranexamic acid, जो आपके हैं antifibrinolytic. Good, good. Okay, this is very interesting कि hormonal therapy, ठीक है? Estrogen and progesterone may be trial for refractory cases. This is very different if you have to remember. तो 2-3 बातें याद रख लेते हैं। अगर एक्टिव ब्लीड है, तो हमने सबसे फर्स्ट लाइन क्या है? एंडोस्कोपिक थेरेपी, दैट इज़ योर फर्स्ट लाइन। रिकरेंट है, लेस है, तो आपके पास ओरल ट्रीटमेंट है, एंटीफाइब्रोलाइटिस याद रख लें, और उसके बावजूद भी अगर वो रिफ्रैक्टरी है, ठीक नहीं हो रहा, तीसरी बात तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन याद रख लो। 1, 2, 3 ये 3 बातें याद रख लें, जनरल आपकी मैनेजमेंट के पॉइंट से। तो क्या था? नंबर 1, एक्टिव ब्लीड, तो फर्स्ट लाइन इज एंडोथेरेपिक थेरेपी। लो ग्रेड ब्लीड है, इतनी हमें परेशानी नहीं कि अपने पूरा कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, तो थिंक ऑफ ट्रांexamic एसिड। रिकरेंट है, तो थिंक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है? सपोर्टिव थेरेपी तो चल ही रही है साथ साथ। ठीक है? तो आई होप एंजियोडिस्प्लेजिया क्लियर है। कोई सवाल है एंजियोडिस्प्लेजिया के हवाले से बिफोर आई मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल गुड? So I'll take this Hamoshi as yes and move ahead. Okay, now we have another scenario. A 78-year-old woman attends with yellowing of her skin. Systemic inquiry was otherwise unremarkable. She has past medical history, atrial fibrillation भी है, rheumatoid arthritis है, cerebrovascular disease है. She has recently treated for urinary tract infections, nitrofurantoin लिया है, community acquired pneumonia भी था, comoxiclave भी ले ली है, abdomen is soft, non-tender, there is no organomegaly. Bilirubin 68, okay, this is quite raised, ठीक है ना?
इलेक्ट्रल फॉस्फेट कहाँ जा रहा है? नॉट दैट बैड। अगेन जीजीटी भी कहाँ जा रहा है? एल्ब्यूमिन, ओके। ओके, ये कॉज पूछ रहे हैं, सो व्हाई इज शी इज हैविंग दिस कॉलिसेटिक पिक्चर? व्हाट इज द ड्रग दैट इज इम्प्लिकेटेड? बिकॉज वो इतने ज्यादा कोमॉर्बिड्स पे भी है, उसको एक्यूट को काफी सारे इश्यूज भी हुए हैं, उन सब में से कौन सा ड्रग है जो कि आपको ऐसी पिक्चर देगा? इज इट एमियोड्रोन, कोमोक्सीक्लेव, मिथोट्रेक्सेट, नाइट्रोफेरेंटोल और सिम्वास्टेटिन? डू वी हैव an answer for this? Statins, okay, good. Any other options? B, comoxiclav. Good, good. ओके, स्टैटस की पहले बात करते हैं कि स्टैटस क्यों नहीं होगा ये? ठीक है? क्योंकि इस पे तो काफ़ी लंबे से चल रही है ना, देखिए स्टैटिन्स तो चल रही होगी अपने कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के हवाले से। ये जो एमियोड्रोन, मिथोफेरा चल रहे हैं, एमियोड्रोन फॉर हार्ट फेलियर्स, मिथो फॉर योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगेन, अब रिसेंटली इसको क्या हुआ है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नाइट्रोफेरेटॉइन है और निमोनिया के लिए कोमोक्सीक्लेव है। ठीक है? तो कौन-सा ड्रग है जो कि आपको कॉलिसेटिक पिक्चर देता है? डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपने ये देखना होता है कि जो लैब का मसला है ना, वो हेपेटोसेलुलर पिक्चर दे रहा है या कॉलिसेटिक पिक्चर दे रहा है? अब ये कौन-सा पिक्चर है, पहले ये बताएँ? इज़ इट कॉलिसेटिक और इज़ इट हेपेटोसेलुलर इंजरी? कौन-सी इंजरी हो रही है यहाँ पे? इसमें आपके एएलपी, जीजीटी, अ, येस वी ऑलवेज़ डू इट फर्स्ट एज़ वेल, तो वो तो कब से ले रही है पहले से ही, ठीक है? गुड, ठीक है? सो द थिंग दैट आई वांटेड टू हाइलाइट इसके हमने ना कॉलिसेटिक पिक्चर और हेपेटोसेलुलर में देखना है। जब आपके ट्रांस हमारे बढ़ेंगे ना, एएलटी और एएसटी हवाओं में जा रहे होंगे, तो फिर वो हेपेटोसेलुलर पिक्चर बनेगी। जब बिलीरुबिन के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ एएलपी और जीजीटी बढ़ रहा होगा ना, ये आपका कॉलिस्टेटिक पिक्चर बनेगी। और यहाँ बीच में मुझे एक आंसर मिला था कोमोक्सीक्लेव का। सो कोमोक्सीक्लेव और ये दूसरा ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एक दो और भी एग्जांपल है, ये सब के सब दे आर वेरी नोटोरियस टू गिव यू अ कॉलिसेटिक पिक्चर। जो स्टेटस की बात हुई थी ना, स्टेटस में आपके ट्रांस अमाइनेज बढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो इस बात पे आपने ख्याल रखना कि बढ़ क्या रहा है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आ रहा है एएलपी रेज, वेरी गुड, ओके। सो कोमोक्सीक्लेव विल गिव यू दिस पिक्चर, ठीक है? कोलेस्टेसिस, सुबह आपको समझ आ गई? तो आपने ये देखना है कि बन क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, ठीक है? हेपेटोसेलुलर इंजरी है या कोलेस्टेसिस चल रहा है। तो उसके लिहाज से इसमें लिस्ट दी हुई है, वो हमें रट्टा लगानी पड़ेगी, उसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ये वाली। तो ड्रग्स जो कि आपकी हेपेटोसेलुलर पिक्चर कराते हैं और वो ड्रग्स जो आपके कोलेस्टेसिस वाले पिक्चर्स करा रहे होते हैं। देन वी हैव लिवर सिरोसिस। सो methotrexate इज लिवर सिरोसिस। statins, they come in the hepatocellular picture। सही है? अब पीछे बचा ये जो कि हमारी थी कोलेस्टेसिस वाली बात। हाँ, तो अच्छा इसमें ये बड़ी इनको बड़ा पसंद है। फ्लूकोक्सिसिलिन हो गया, कोमोक्सीक्लेव और एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स नहीं भूलने आपने। तो हाँ, ये ठीक है? सो रिमेंबर दीज़ एंटीबायोटिक्स। और दूसरा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये घुमा के कुछ भी दे सकते हैं आपको। स्टेरॉइड्स हो गए, सल्फोनाइल यूरिया, जहाँ-जहीं पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके? कैन कॉज़ आल्सो कोलेस्टेसिस। क्लियर? अब ये थोड़ा-सा रट्टाफिकेशन है। कोई टेबल सा बना लें, जिससे हेपेटोसेलुलर की 2-4 मोटी-मोटी दवाइयाँ याद कर लें। इस तरह कोलेस्टेसिस की और लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस छोटा-सा ही है। एमियोड्रोन, मिथोट्रेक्सेट और मेथाइलडोपा सिरोसिस में डाल दें। एंटीबायोटिक्स ये वाले यहाँ डालें। इसमें क्या कुछ है, पैरासिटामॉल, आपके एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी ट्यूबरकुलस, ओके, वेरी फेमस एंटी ट्यूबरकुलस है, सबको ही पता है। स्टैटन्स भी आपके हेपेटोसेलुलर के अंदर आएँगे। सो वी वर एमियोड्रोन भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है? अच्छा, एमियोड्रोन डबल है, इधर भी है और इधर भी है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सही है? सो ये थोड़ा-सा ना आपने देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको हमने याद रखना है। कोई अच्छा सा फॉर्मूला, कोई निमोनिक, नाइस फास्ट, तेरे कुछ पता है ये उसका फॉर्मूला है याद रखने का? नाइस फास्ट पीसी अभी लिखा हुआ है आपने। इज़ इट अ निमोनिक टू रिमेंबर द ड्रग्स? या ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही रट्टा लगा सकते हैं तो वेरी गुड। इफ नॉट, तो यू कैन यूज दिस निमोनिक दैट इज शेयर इन द चैट बॉक्स, तो वो भी आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर कॉलिसेटिस पिक्चर। अगर किसी के पास हेपेटोसेलुलर पिक्चर वाली कोई है अच्छा सा फॉर्मूला, तो वो भी बेशक चैट बॉक्स में भेजें ताकि सबका भला हो जाए।
ग्रेट, एक्सीलेंट। तो ये 2 अच्छी हमने डिस्कशंस कर ली। नेक्स्ट चलते हैं। अ 42 ईयर ओल्ड मैन डायग्नोज्ड विथ हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस का डायग्नोसिस बना हुआ है। आफ्टर जेनेटिक टेस्टिंग confirm homozygous C2A2Y mutation. He has no symptom. His liver function tests are normal. Initial investigations show ferritin 850 था, ट्रांसफर 68 था। वीकली उसकी वेरिफिकेशंस हो रहे थे। अब उसके रिजल्ट्स ये हैं। सो अब इसमें उन्होंने डिफरेंट काम किया। आदत तो ये होता है ना कि उन्होंने दिया होता है सर आपको, तो हमने डायग्नोसिस बनाना होता है। अब डायग्नोसिस बना हुआ है, ट्रीटमेंट हो गई है। अब हम मेंटेनेंस पूछना चाह रहे हैं कि अब उसकी ये वैल्यूज हैं। पहले इसकी फेरेटिन और ट्रांसफर सैचुरेशन ये चल रहे थे। अब वेरिफिकेशंस हो रहे हैं। अब उसकी वैल्यूज ये आ गई, तो करना क्या है? कंटिन्यू करेंगे सेम वीकली, रिड्यूस टू मंथली। डिसफ्लॉक्सामिन की ज़रूरत है, इसको बंद कर दें, या फिर कोई लिवर एमआरआई कराएँ। अब स्पेशल में क्या करना चाहिए हमें? मंथली। मंथली, गुड, गुड। एनी अदर थॉट्स गोइंग ऑन? देता है कि अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वन, जल्दी से थोड़ा-सा हीमोक्रोमेटोसिस को भी कवर कर लेते हैं। इसकी वो क्या है इनहेरिटेंस? ऑटोसोमल रिसेसिव है या वो है डोमिनेंट? You can unmute and talk, or you can use a chat box. So hemochromatosis, recessive or dominant? It is recessive, very good, ठीक है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। ग्रेट, ग्रेट। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है? अच्छा, अच्छा में टिपिकल चीजें होनी चाहिए। देखिए, सीएलडी का पेशेंट तो इतनी चीजों को सता रहा है ना, ठीक है? तो हीमोक्रोमेटोसिस में डिफरेंट क्या है? सीएलडी वाली फीचर्स तो है ही है। व्हाट इज द अदर थिंग दैट्स हैपनिंग इन हीमोक्रोमेटोसिस? Other than this, bronze skin या pigmentation. एक्सीलेंट, या ब्रॉन्ज, वेरी गुड, ठीक है? परफेक्ट। एनीथिंग हैपेंस विद द पैनक्रियास एज़ वेल लीडिंग टू व्हाट? देखो, आयरन ओवरलोड है ना, देखिए आयरन ओवरलोड हर जगह, आयरन फँस गया है, हर डायबिटीज। जगह बैठा हुआ है। या डायबिटीज़, वेरी गुड। सो यू विल हैव डायबिटीज़, यू विल हैव दैट ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन, एक्सीलेंट। और जो डाय उसमें हम डायबिटीज़ को भी हम ये कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़ एंड ऑल। अच्छा, इसमें ना जो सिनेरियो होता है, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट बात है। जब शुरू-शुरू में पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा ना, क्लिनिकल बात भी है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जॉइंट पेन के साथ आएगा, क्योंकि वहाँ भी हर जगह बैठ रहा है। ठीक है? सो रिमेंबर, जो विल्सन होता है ना, विल्सन नॉर्मली आता है कि लिवर प्रॉब्लम एंड न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स। जॉइंट प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद अनडायग्नोज्ड डायबिटीज का समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, स्किन अजीब सी हो रही है और सारे लिवर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, देन थिंक ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है? तो इरेक्टाइल, जॉइंट, थिंक ऑफ हीमोस, न्यूरोसाइकियाट्रिक, थिंक ऑफ विल्सन अलॉन्ग विद सीएलडीज। सही है? ठीक है? एनी प्रॉब्लम विद द हार्ट? एनी हार्ट इश्यूज बिकॉज़ ऑफ आयरन ओवरलोड? Dilated डायलेटेड cardiomyopathy. एक्सीलेंट, कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, वेरी गुड। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमने डायग्नोसिस, अभी तो है ना, डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट पूछ के हमसे आगे पूछ रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ वो आपको स्टेरॉइड्स देंगे, यू हैव टू पिक इट अप। तो एनी ऑफ दीज सिम्टम्स दैट वी जस्ट डिस्कस, इट कुड बी देयर। आर्थराइटिस दे देंगे, कोई हार्ट का इशू, स्किन, पैनक्रियाज, और एनीथिंग, दे कैन गिव यू एनीथिंग। ठीक है? सो रिमेंबर, अगर उन्होंने कोई बड़ी-बड़ी चीज़ ना दी आपको, जैसा ये डायबिटीज़ हो गया, स्किन का हो गया, कार्डियोमायोपैथीज़, ये कॉमन है, वो शायद वो दे सकते हैं। अगर वो नहीं देंगे ना, और आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो वो आपको देते होते हैं जॉइंट पेन्स एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन विद सीएलडी पिक्चर, उसको भी याद रखिएगा। उसमें भी आपने हीमोक्रोमेटोसिस ही सोचना है। अच्छा, अब जब ट्रीटमेंट करते हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं एंड सम आर इरिवर्सिबल। ये होता है कि cardiomyopathy, is it a reversible or irreversible complication? Yes, reversible, very good. ठीक है? सो कार्डियोमायोपैथी, और दूसरी दूसरी एक और चीज़ भी होती है, स्किन प्रॉब्लम। ये दोनों आपके रिवर्सिबल होते हैं विद ट्रीटमेंट्स। ठीक है? बाकी जो डायबिटीज़ होगी, जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रेडल प्रॉब्लम्स हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, दे आर इरिवर्सिबल डिस्पाइट ट्रीटमेंट। तो आप बस 2 चीज़ें याद रख लें कि आपकी स्किन की और आपकी हार्ट के जो मसाइल हैं, दे आर रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है? ये बात अच्छी होगी। और दूसरी, स्क्रीनिंग में आप क्या कराते हो? आप टीआईबीसी कराते हो, सैचुरेशंस कराते हो, फेरेटिन कराते हो, आयरन लेवल कराते हो? कौन-सा टेस्ट कराएँगे हम?
Ferritin and transferrin Transparent saturation check करें. Yeah, transferrin transparent saturation, saturation in yeah. general population. Excellent, yeah. And वेरी गुड, ये किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि वो दो सिनेरियोज हैं, एक जनरल पॉपुलेशन वाली सिनेरियो है और द अदर वन इज द फैमिली हिस्ट्री वाले लोग. Genetic. ये जनरल Yeah, पॉपुलेशन है, family. वेरी गुड, उसके अंदर भी रिलाई ऑन दोस ट्रांसफरेंस सैचुरेशंस. अदरवाइज इन द फैमिली पीपल उस पे हम डायरेक्ट जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं. एक्सीलेंट, ग्रेट. ठीक है. अच्छा, कट ऑफ क्या है कि कितना होना चाहिए हमारा कम? जो आपकी ट्रांसफरेंस सैचुरेशन शुड बी लेस देन 50. ठीक है. और इसी तरह जो आपका फैट है ना वो भी लेस देन 50, बस 50 याद रख लें. तो ये हम इस पे तसल्ली में रहते हैं. इसका मतलब है कि अब हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे. तो इसलिए ये जो था ना कि हम इसको रिड्यूस कर लेंगे मंथली वेरिसेक्शन, तो ये करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा टारगेट मिल गया है हमें. सही है. सो ट्रीटमेंट क्या है इसका? वैसे वेनिसेक्शन है ना, ब्लीड करना है हमने, तो वेनिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट. लेकिन उसका भी कोई टारगेट होना चाहिए. अभी तो नहीं कि रोज तेरे को हर हफ्ते में एक दफा बुला रहे कि आगे ब्लीड करते रहो, ऐसा तो नहीं करना ना. सो वी नीड कट ऑफ. तो ये 50 की वैल्यू दोनों के लिए याद कर लें. तो आपकी ट्रांसफर सैचुरेशन भी शुड बी लेस देन 50%, फैट भी लेस देन 50%, पे हम तसल्ली में है. ठीक है. अच्छा, किसी ड्रग का रोल है इसके अंदर? ट्रीटमेंट में ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस? अगर फिर भी काम नहीं बन रहा है इतने ज़्यादा वेनिसेक्शन के साथ, या नहीं करा रहा कोई और, कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसका कोई? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ठीक है. येस यू हैव डेस्फ्लॉक्सामिन. वो आपकी लेकिन सेकंड लाइन हो जाएगी. ठीक है. अगर ट्रीटमेंट पूछेंगे तो रिमेंबर फर्स्ट लाइन इज वेनिसेक्शन एंड डेस्फ्लॉक्सामिन, वेरी गुड, इट इज योर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट. सही. ठीक हो गया. और फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, पहले आप 1 वीकली करते हो, फिर आप मॉनिटर करते रहते हो चीज़ों को, फिर आपने ऐसे उसको कम करना होता है. एंड पे तो आप बिल्कुल इस तरह के 3 से 4 आपको एनुअली करना पड़ रहा होता है. सही है. ऐसे से कम करना होता है. सही. अगर आपका ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकते वेनिसेक्शन, थिंक ऑफ आयरन चेलेशन थेरेपी, जिसके अंदर आपकी आपने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दिए हैं. डिस्फ्लॉक्सामिन के बारे में सोचना होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये थोड़ा सा शायद वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन वैसे एक मजे की बात है कि डाइट में कुछ आप उसको एडवाइस करो कि डाइट में कुछ चेंज, हीमोक्रोमेटोसिस वाले बंदे को. वेरी गुड. व्हाई नॉट आंसर एक्स? आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव दिस आंसर. वेरी गुड. ठीक है. व्हाई? यू आर स्पॉट ऑन डॉक्टर हसन, बिल्कुल सही जवाब है. विटामिन सी का हमने इनको बताना होता है कि वो चीजें, वो वाले फूड जिसमें आपका विटामिन सी ज्यादा है, वो बेशक ना लें. क्यों? अब एक वजह है क्यों हम उसे कह रहे हैं क्यों ना लें. उसे कहते हैं मुझे तो माल्टे बड़े पसंद है, मैं तो खाना है. Oh, very good. Absorption. So vitamin C helps in the आयरन एब्जॉर्प्शन. वो जो हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप विटामिन सी वाली चीजें लो, ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकें. तो इन पेशेंट्स को आपने ये भी बताना है कि विटामिन सी वाली चीजों को अवॉइड करें ताकि एब्जॉर्प्शन ना हो. ऑलरेडी आयरन ओवरलोड चल रहा है. एक्सीलेंट गाइस. तो जब आपके पास रैशनल बन जाता है कि हम बात जो हो रही है वो क्यों, इसका आंसर है, तो फिर आपको वो चीजें भूलती नहीं है. ठीक है. तो एक्सीलेंट. सही है. तो नाउ यू नो. अब देखिए आपको निटी-गिटी बातें पता चल गई हैं. आपने रट्टा नहीं लगाना है सवाल का कि एग्जाम में सेम टू सेम ये सवाल आएगा. बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है. इन थीम्स पे आता है, सिमिलर सिनेरियोज पे आता है, वर्ड्स चेंज होंगे. लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमने तो रिकॉर्ड्स भी कर लिए, हमने पास पेपर्स भी कर लिए, 4-4 क्वेश्चन बैंक भी हमने एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज कर लिए. व्हाट पीपल आर डूइंग रॉन्ग, दे आर ट्राइंग टू क्रैम इट. दे आर ट्राइंग टू क्रैम द आंसर्स. सो डोंट नॉट डू दैट प्लीज. जब आप एग्जाम में जाते हो, थिंग्स आर सो डिफरेंट एंड यू गेट पैनिक. So please do not try to cram the answers. Try to understand why this is right, why the rest ones are wrong. If you have that concept, it will be very easy that whatever the question you throw on you, the exam people, you'll be able to solve it. Inshallah, inshallah. ठीक है? So excellent. Perfect हो गया. तो हम इसको कम कर रहे हैं. बाकी क्या ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, इसकी भी जरूरत नहीं है. ये भी नहीं बंद करना होता, क्योंकि ये आपका जिंदगी भर का साथ है इसका. इसकी कोई जरूरत नहीं थी. बस जबरदस्त. ठीक है. तो रिड्यूस, वेरी गुड. अच्छा, काफ़ी ये 40% क्यों है? ये काफ़ी लोग हैं. अच्छा, स्टॉप कर दिया था मॉनिटरिंग सेक्शन. ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. अब आपको अंदाज़ा हो गया कि 50-50 आपका कट ऑफ है. इससे अगर नीचे है तो हम तसली में हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसके वेनिसेक्शंस की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कुछ कोई एक्सप्रेशन मैंने रीड आउट करनी है आपके लिए स्पेसिफिकली, तो भी बता दिएगा. सो आई विल डू दैट एज वेल.
चलें, इसको हमने हाँ, चलो देख लेते हैं इसको भी। हाँ, देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेरी गुड। ठीक है? सो आयरन ओवरलोड है, म्यूटेशन है आपकी क्रोमोसोम 6 के ऊपर, HFE जीन। ठीक है? और यही हमने ना वो देखना होता है जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर, ठीक है? ये आपकी जनरल पॉपुलेशन में आप ट्रांसफरेंस सैचुरेशन कर रहे हो। सो अगेन यू हैव लाइन अंडर दिस, सो दीज़ आर द इंपॉर्टेंट बिट्स। और फैमिली में आप जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टिपिकल iron studies, so transfer saturation is more than 55 in men, more than 50 in women. Ferritin is also raised, iron raised, low TIBCs. ठीक है, ये सही हो गया। MIU कर रहे हैं, generally used to quantify level. Okay, cardiac load के लिए। ठीक हो गया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वेरिफिकेशन इज योर फर्स्ट लाइन, और यू नो योर टारगेट्स 50% ऑफ इसका भी, 50 इसका, और डेस्फ्लॉक्सामिन जो आयरन चेलेशन थेरेपी आ गया सेकंड लाइन। एक्सीलेंट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेमोक्रोमेटोसिस बिफोर वी मूव अहेड? नो, ग्रेट। चलिए जी, अगला सवाल। A 22-year-old woman है who is 34-year-old, sorry, 34 weeks into her pregnancy, presents to the emergency department severe epigastric pain, profuse vomiting। ठीक है, थर्ड टाइम ऐसे चल रहा है। Epigastric pain, profuse vomiting. Her concerned partners tell you that she has no other significant past medical history, that she has been done all her pregnancy checks, all good. They have been normal. On examination, she's tender in the epigastrium. Reflexes are mildly brisk, but no clonus. Blood pressure 21, 24, 55. ठीक है, pressure के साथ में परेशानी, even diastolic थोड़ा सा नीचे जा रहा है। You know that she is also confused, and point of a glucose is also low। बड़ा लंबा सिनेरियो है जी। ओके जी, अब लैब्स देख लें। HB ठीक है, प्लेटलेट्स 123 सही, न्यूट्रोस ठीक, लिम्फोस ओके, INR 2.2 सही है, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रेट, CRP ये बिल्कुल ठीक है, बिलीरुबिन 94 ओके, ALP 173 रेज्ड, bit of the this is low, glucose 1.6, it shows no hemolysis। अब क्या चल रहा है इस मरीज के अंदर? ओके, तो ये बात में याद करना है प्रेगनेंसी वाले जॉन्डिस के सिनेरियोस। अच्छा, अब इसको हेपेटाइटिस ए है, प्री एक्लेम्पशिया है, हेल्प सिंड्रोम है, एक्यूट फैटी लिवर है, या फिर कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है? क्या चल रहा है मरीज को? आंसर है हेल्प। ओके, डी एक्यूट फैटी लिवर। नाइस नाइस, वी हैव टू आंसर, एक सी आया एक डी आया है। और क्या चल रहा है? और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ये थोड़ा सा ना मजे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। मतलब ई भी आ गया है, कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए हैं, और ए और बी रह गया है। कोई भी टाइप कर दे। अच्छा, दो ईज आ गए। आज बहुत एबीसी आ रही है इस सवाल में। सो वी हैव, अच्छा अब चूंकि ओके तीन, बहुत सारे ईज आए हैं। अब चूंकि आप लोग ने सबने ई कहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ई। ठीक है, अदरवाइज वो डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते होते हैं, और दिस इज नॉट द राइट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई दिस इज नॉट द राइट आंसर। बीच में एक आंसर आता है हेल्प सिंड्रोम। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नो एविडेंस ऑफ हेमोलिसिस। हेल्प का एच क्या है? ई से एलिवेटेड लिवर, लो प्लेटलेट्स, और एच इज हेमोलिसिस, इजंट इट? है ना? Yes. या सो नो हेमोलिसिस, तो ये तो निकल गई कहानी, बाय, टाटा बाय बाय, ये चला गया, टेंशन नहीं है। प्री एक्लेम्पशिया, प्रेशर्स, ऑल गुड, वो निकल गया। एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए ना जरा और तरह की होगा सारा कुछ। अब जैसा ये इसको हाइपोग्लाइसीमिया चल रहा है, कंफ्यूज चल रही है, जब इतने सिस्टमिक मसाइल चल रहे हैं ना, तो आगे हम इन दो चीजों पे आ जाते हैं। अच्छा, कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी और एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, इस पे हमने फर्क करना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमने चीजें करनी, क्योंकि ये थी हमने इजीली निकाल दिया। ये हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लो प्लेटलेट्स थे, बाकी लिवर के मसाइल थे, पर ये अक्सर में बहुत चुन्नों से नीचे लिखा हुआ मिस हो जाता है कभी कभी। हेमोसिस नहीं है, तो ये भी निकल गया, तो ये तीन तो मैंने निकाल लिया। अब हम कंफ्यूज है इन दोनों के बीच में कि व्हाट इज एक्यूट और ये। जहां पे आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर चल जाएगा ना, ठीक है, उसमें आपने क्या सोचना है? एक्यूट फैटी लिवर, हाइपोग्लिसीमिया हो रहा है उसको,
एनकेफेलिस वो तो डिसोरिएंट हो रही है सारा कुछ, लिवर भी खराब हो गया, सही है? तो जहाँ पे ये चीज़ें होंगी फिर आपने क्या सोचना है? एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी जो इसके अंदर था, ठीक है? क्लियर हो गया? जो आपका है ना कोलिस्टेसिस वो कैसे आता है मरीज़? उसकी प्रेज़ेंटेशन कैसे होती है एनीवन? जिन्होंने कोलिस्टेसिस कहा था, पेशेंट कैसे प्रेज़ेंट करेगा? कोलिस्टेसिस है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम क्या है? एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस। पेन नहीं, प्रूराइटस, पेन तो है ही है, प्रूराइटस, ठीक है? जब आप प्रोराइटिस, हाँ, तो जो आपका कोलिसिस वाला पेशेंट होगा ना, वो प्रूराइटस के साथ आ रहेगा। वो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है, वो टेंशन नहीं है। लेकिन अब हम सब सिम्पटम्स की बात कर रहे थे। दिस इज़ प्रूराइटिस और ये नीचे वाला, ठीक है? तो ये वाला है ना, दिस वन यू रिमेंबर, ये हाइपोग्लाइसीमिया, कन्फ्यूज़ स्टेट, जब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएँगे, वहाँ पे आप में ये सोचते हैं। जहाँ पे ना ज़्यादा खराबी है, समझिए कि ये ज़्यादा मसले-मसाइल वाली बात है, टॉप वाली, ठीक है? एक तो ये फ़र्क हो गया और इसमें क्या डिफरेंस होता था? नीचे नीचे देख भी लेते हैं। लैब्स में भी शायद हाँ, इसमें ना जो है आपका एक्यूट लिवर, इसमें आपका ना ये सारा कुछ खराब तो हो ही रहा है, जो आपके इसमें ना इसमें भी सिर्फ़ बिलीरुबिन बढ़ रहा होता है ज़्यादातर, जो स्टेसिस वाला होता है, ठीक है? और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा किसके अंदर होंगी? ऑब्वियसली वी हैव मोर कॉम्प्लिकेशन एक्यूट फैटी लिवर, ठीक है? प्रॉम्प्ट डिलीवरी करनी होती है, फ़ौरन-फ़ौरन, इसमें हम थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन योर लैब्स। सही? तो ये थोड़ा-सा क्लियर हुआ? किस तरह हमें डिफरेंशिएट करना है, ये तो इसके कुछ थे और इसमें भी नॉर्मल और ट्रैवल हिस्ट्री और खाने-पीने की फीका और रूट है ना, दे देते हैं। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई दोनों प्रेगनेंसीज़ में कॉमन है। ब्लड प्रेशर नहीं था, हेमोलिसिस नहीं था, तो हम इस पे कन्फ्यूज़ थे। तो नाउ वी हैव एन आइडिया तो कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, ठीक है? थर्ड ट्राइमेस्टर्स, हाइपोग्लाइसेमियाज़, कन्फ्यूजन्स, ये हम यहाँ पे इनको फ़र्क भी कर लेते हैं। अब 2 सिनेरियो हो गए, इंट्राहेपेटिक है और दूसरा आपका एक्यूट फैटी लिवर है। इंट्राहेपेटिक कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है जी? अच्छा, दोनों में से कॉमन कौन-सा है? ये ज़्यादा खतरनाक है, पर कॉमन दोनों सा कौन-सा है? दिस इज़ द कॉमनेस्ट वन। इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन थिंग, ओके? सो दिस इज़ द कॉमनेस्ट वन, मोस्ट कॉमन। प्यूराइटिस, पाल्म्स एंड सोल, नो रैश, जो आपको स्किन में चल रही होती है, वो इचिंग की वजह से आपको स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ वो रैश नहीं हुआ। रेज़ बिलिरुबिन, या दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके? सो प्यूराइटिस, रेज़ एंड हाउ डू वी ट्रीट? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए क्या देना है आपने? यूरोडीऑक्सी एसिड्स। इससे आपका क्या होगा? ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, ये आपकी इचिंग के लिए है। ठीक है? ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और आपकी इचिंग को कम करेगा, आपकी बॉडी के एसिड बाइल एसिड लेवल्स को कम करेगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी है ना इचिंग के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किधर गया? ये यूरो यूसोडिऑक्सीकोलिक एसिड, व्हाटएवर यू वांट टू से। एंटी हिस्टामिन का भी रोल है, दे सकते हैं इफ यू वांट टू, थोड़ा-सा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इफ यू वांट टू ऐड एंटी हिस्टामिन व्हाई नॉट? सही? So complications include increased rate of stillbirth. It is not generally associated with increased maternal morbidity. लेकिन ये जो है ना acute fatty liver, this can cause maternal morbidity as well. Okay, so remember that. ठीक, so हमें अंदाजा हो गया कोलिस्टेसिस, प्यूराइटिस, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर्स, बिलिरुबिन रेज, यूरोडीऑक्सीकोलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड वी हैव टू मॉनिटर डिपेंडिंग ऑन द लैब्स एंड ऑल पे हम मॉनिटर करते हैं। अगर हमारे पास अच्छी कंट्रोल चल रहा है तो हम मॉनिटर कर करके उसको ड्रम के पास से जाके डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है? इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती है। अदरवाइज जब हम इसकी बात करते हैं, इट इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन, थर्ड ट्राइमेस्टर, abdominal pain, nausea, headaches, jaundice, hypos, severe disease, may result in preeclampsia. Keep an eye on that. ALT is typically elevated. इसमें क्या था? Bilirubin. Remember, cholecystitis, bilirubin. Acute fatty liver, transaminases. Supportive care, once stable, definitely जो आपने इसको डिलीवर करना है पेशेंट को, ठीक है? इमीडिएट उसी से आपका ना बेहतर हो जाएगा फीटल और मैटरनल आउटकम्स। सही? बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो है ही, ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया है तो फिर डेक्स वगैरह देना है, मतलब वो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो सबकी है ही है। हम बस थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करना चाह रहे थे, ठीक है? तो ये सवाल क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम्स है? ठीक है, गुड। तो इसका ना पता होना चाहिए, दिस इज बैड एंड द टॉप वन इज कॉमन, ओके? गुड गुड। सो नाउ वी हैव अ 34-year-old फीमेल, हिस्ट्री है जी अल्कोहलिक लिवर डिजीज की,
एडमिटेड विथ फ्रैंक हेमेटोमेसिस, ओके, ठीक है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेमेटोमेसिस, डिस्चार्ज 3 months ago फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर ब्लीडिंग वरीसल, अच्छा पहले भी इसको हो चुका है। सो फॉलोइंग रिससिटेशन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट व्हाइल वेटिंग फॉर एंडोस्कोपी? अब इसको क्या देना है हमने? डॉक्टर हलीमा, प्रोप्रानोलॉल जो होगा ना वो तो प्रोफिलैक्सिस में रोल है ना उसका। अभी इसको ब्लीड हो रही है अभी फौरन, अब क्या करेंगे? वरना आप सोच सही रही हैं। टर्ली प्रेजेंट, वेरी गुड गाइस, एक्सेलेंट, ठीक है। टर्ली प्रेजेंट सोचना है आपने इसमें, सही। टर्ली प्रेजेंट, गुड। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा, प्रोप्रानोलॉल, वेरी गुड। जो आप बात करेंगे ना प्रोफिलैक्सिस की, सो प्रोफिलैक्सिस में गैस्ट्रिक वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस, प्रोफिलैक्सिस, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियोसेलेक्टिव, नहीं, नॉन सेलेक्टिव, सॉरी, नॉन सेलेक्टिव, माय बैड, सॉरी, इसको डिलीट कर दें, नॉन सेलेक्टिव, ओके। इसमें प्रोप्रानोलॉल है, वेरी गुड, लेकिन जब एक्टिव ब्लीड चल रही है तब आपने टर्लीप्रेसिन देना है। अच्छा, एनी रोल ऑफ ट्रांएग्जामिक एसिड? ट्रांएग्जामिक का इन कोई रोल है गैस्ट्रिक इन अपर गैस्ट्रिक जीआईबी? एसिड सॉरी, मैम, गैस्ट्रिक जो वेरिसेस होते हैं, गैस्ट्रिक वेरिसेस जो उनसे होते हैं। उसमें ट्रांएग्जामिक एसिड का रोल है? नहीं है। अच्छा, ये एक मजे की बात है, हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, जीआई ब्लीड का पेशेंट आया, विटामिन के, पीपीआईज, ट्रांएग्जामिक एसिड, हर चीज हमने ठोक देनी है। लेकिन अब गाइडलाइंस बदल गई हैं। हम चूँकि यूके का इम्तिहान दे रहे हैं, हमने ऐसे सीखना है, इम्तिहान को तो पास करना ही करना है, लेकिन इन सबको सीख के अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को चेंज भी करना है। ट्रांएग्जामिक एसिड का कोई रोल नहीं है इन अपर जीआई ब्लीड। एक नया ट्रायल हुआ था हॉल्ट इट के नाम से, उसमें उन्होंने कंपेयर किया था, देयर इज नो रोल ऑफ ट्रांएग्जामिक एसिड। तो हम लोग ट्रांसमीन के नाम से बड़ा फेमस है ना, सबको दे रहे होते हैं, हर वीडियो में ट्रांसमीन लगा देते हैं, नो रोल, डू नॉट गिव, ठीक है। सेम गोज विद एंड्रोल आफ्टर, हाँ, आफ्टर वो बात है ना, प्रोफिलैक्सिस में उसका रोल है, डिक्लोटर सलमान। सो या, सो योर बीटा ब्लॉकर्स विल कम इन द प्रोफिलैक्सिस स्टेज, इस वाले स्टेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। ओमेप्राजोल, बीच में ओमेप्राजोल भी आया था, ओमेप्राजोल का भी कोई रोल नहीं है एज सच। ओमेप्राजोल का रोल किसके अंदर आता है? आफ्टर एंडोस्कोपी, अगर वो नॉन वेरिसेबल ब्लीड थी तब आपका ओमेप्राजोल का रोल अच्छा है, सॉरी, हाँ, पीपीएस का। वरना अगर आपका जीआई ब्लीड है ना, अगर आप सोच रहे हो ना पेप्टिक अल्सर वाली बात है, तो उसके अंदर भी आपने पहले नहीं देना होता, वो भी आप एंडोस्कोपी कर लेते हो, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये आपका पेप्टिक अल्सर वाली ब्लीड थी, उसके अंदर भी आप पीपीएस स्टार्ट करते हो। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है पीपीएस का भी, इवन तो कि हम लोग, आई नो कि वो लोड करके 8 mg वाला वो इन्फ्यूजन चला देते होते हैं, but it varies from place to place, but again we are doing the यूके वाली चीजें, तो हम उसको भी फोकस करते हैं। फिर आपका ऑक्ट्यूट्राई का रोल है कोई कि नहीं? ऑक्ट्री और टर्ली में से ज़्यादा अच्छा कौन-सा है? जो कि आपने जवाब दे दिया था टर्ली ऑलरेडी। प्रेसेंट। टर्ली प्रेसेंट, वेरी गुड। टर्ली प्रेसेंट का सबसे अच्छा रोल है, ठीक है? ग्रेट, ग्रेट। सो टर्ली प्रेसेंट, एक्सीलेंट। ठीक है जी, आपका वेसोप्रेसिन है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है, स्प्लैनिक वेसोकंस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी वही आपकी ब्रिटिश एसोसिएशन जो कहती है, उसपे सिर्फ आपका इसका रोल है। वैसे पाकिस्तान में चूँकि हमारे पास टर्ली प्रेसेंट नहीं मिलता, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वी यूज़ ऑक्ट्यूट्राइड, अगेन इट्स अ स्प्लैनिक वेसोकंस्ट्रिक्शन, लेकिन इट्स नॉट अ फर्स्ट लाइन और गाइडलाइन में ऐसा इतना रोल नहीं है, ठीक है? ओमेप्राज़ोल primarily used in पीपीआईज़, सॉरी, पीपीआई कह रही हूँ, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ और GERD में, लेकिन कब? आफ्टर एंडोस्कोपी, पहले कोई रोल नहीं है। प्रोप्रानोलॉल की हमने बात कर ली है कि ये आपका प्रोफिलैक्सिस में है। ट्रांएग्जामिनेशन नॉट सूटेबल, डू नॉट गिव। चलो जी, वेरिसेबल ब्लीड मैनेजमेंट देख लेते हैं जल्दी से। एबीसी तो हमने ऑलरेडी करना है। ये भी डिपेंड करता है ना, ये सबको नहीं देते ना एफएफपीज़ और ये सारा कुछ। इट डिपेंड्स। कोई पेशेंट आपका अगर है वारफिन के ऊपर, आपने उसको रिवर्स करना है, उसको आपने देना है, तो दैट मेक्स सेंस। अदरवाइज़ सबको नहीं आपने विटामिन के इशरा को दे देना होता, ठीक है? क्लॉटिंग की रीज़निंग होती है, हमने ये क्यों देना है सारा कुछ। हर किसी को आप प्लेटलेट्स नहीं लगाओगे, हर किसी को आप एफएफपीज़ नहीं लगाओगे। सबके कट ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है? उनको चेक करने के बाद आपने सलाह को देना होता है। और वही बात नाइस क्या कहता है, टर्ली द ओनली लाइसेंस वेज़ोएक्टिव एजेंट। तो अपने एग्जाम सिनेरियो में, एग्जाम में आपने टर्ली प्रेशर ही पकड़ना है, ठीक है। हाँ, प्रोफेटिक एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एंटीबॉडी स्टार्ट करते हैं हम? सेफ्ट्राइक्सोन एंड फ्लैजिल मोस्टली लेते हैं।
गाइडलाइंस गाइडलाइंस गाइडलाइन में आपके ना सेफेलोस्पोरेंस है, ठीक है? तो इम्तिहान में फ्रेजाइल नहीं पकड़ना। सेफेलोस्पोरेंस या वो आप चेक कर लें। गुड। सो बोथ अर्ली प्रेशर एंटीबायोटिक, यही आपके 2 काम है बिफोर एंडोस्कोपी, ठीक है? इन सस्पेक्टेड पेशेंट विद वरीसिल हेमरेज। ये छोटी-सी बात याद रख लें। अगर वरीसिल हेमरेज आप सोच रहे हैं, 2 काम आपने करने हैं बिफोर एंडोस्कोपी, एक आपका टर्ली प्रेशर और एक आपका एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है? बाकी फिर ये सैंक्सपोर्ट ट्यूब है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है स्किल्ड पर्सन, सारा कुछ हमने दे दिया फिर भी काम ना हुआ। टिप सबसे आखिरी आखिरी हल होता है। प्रोफिलैक्सिस में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। गुड, गुड। अच्छा हाँ, ये होता है कि जो पीपीआईज़ है ना, जब आप बैंड लगाइजेशन कर लेते हो ना, तो उसकी वजह से भी आपको ना इरिटेशन क्या होता है, उसको बैंड कुछ एक लफ्ज़ होता था कि वो उनको लगाने से अल्सरेशंस हाँ, हो जाती है, तो उसके अंदर आप पीपीआई दे सकते हो आफ्टर बैंडिंग एज़ वेल। पीपीआई की बात हो रही है, ठीक है? हुँ, ये बात होगी। अच्छा, इसमें कुछ आप पर जब ये ब्लीड होती है तो स्कोरिंग्स होते हैं कोई ख़ास, वो याद है? कि हमने इमीडिएटली शुरू में क्या करना है और एक एंडोस्कोपी के साथ 2 स्कोरिंग है, अपर जे ब्लीड्स के साथ। वो स्कोरिंग के नाम आते हैं किसी को स्कोर्स? बिल्कुल, जब आपके पास पहला-पहला पेशेंट आएगा अपर जे ब्लीड के साथ, तो कौन-सा स्कोर करते हैं? रॉक हॉल करते हैं या फिर ग्लासगो करते हैं, ब्लैचफोर्ड? व्हिच वन? ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए भी। चलें, कोई बात नहीं। अगर आपके पास फ़ॉरेन पेशेंट आया है, तो जो पहली आपकी असेसमेंट होगी, वो आपकी ग्लासगो ब्लैचफोर्ड स्कोरिंग होगी, ठीक है? और जो आपकी रॉक हॉल होती है, वो आफ्टर एंडोस्कोपी होती है। तो ये इनके ना एटलीस्ट नाम बताने चाहिए। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको इनके नाम बताना चाहिए, ये आते होते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो ब्लैचफोर्ड और रॉक हॉल, इन 2 स्कोर्स के नाम याद रख लें कि कब करने हैं, और ये अपर जे ब्लीड की स्कोरिंग्स हैं, ठीक है? गुड, गुड। ये इम्पोर्टेंट बात थी। अच्छा, हमने ऊपर एक बात मिस की थी, अ, ये प्लेटलेट्स हमें हम बात भी हमने की थी ट्रांसफ्यूजन्स की। तो ट्रांसफ्यूजन कम अगर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करनी भी है तो कब करेंगे? क्या लैब वैल्यूज़ हैं? अगर एक्टिव ब्लीड है, प्लेटलेट लेस देन 100, 50, 150 कितना? लेस देन 50। बड़ी खामोशी है गाइस आज। आज चैट बॉक्स भी बड़ा चुप-चुप सा है। एकदम से जोश आता है फिर हमेशा हाँ, हाँ। थैंक यू हलीमा। या लेस देन 50 विद एक्टिव ब्रीथ, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ओके? सो लेस देन 50 विद एक्टिव ब्रीथ। इसी तरह आपके ना एफएफपीज़ का भी था। उसका याद है किसी को? फिब्रिनोजेन उसमें ना फिब्रिनोजेन लेवल्स रेज देखते हैं। आईएनआर के साथ, रेज आईएनआर। हाँ, यस, यस आईएनआर भी लिख सकते हैं। यस, ठीक है? या फिर आपके फिब्रिनोजेन लेवल्स जो हमारे एग्ज़ाम में आता होता है, लेस देन 1 के ऊपर, ठीक है? या फिर आपका परफॉर्मेंस टाइम या फिर आपका आईएनआर, वेरी गुड। और आपका इवन एक्टिवेटेड पार्शियल जो होता है ना, वो क्या होता है? एपीडीटी होता है दूसरा, ठीक है? दैट इज़ मोर देन 1.5। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, बस 2 याद रख लें। ये पूछ सकते हैं आपसे कट ऑफ्स, ठीक है? गुड, गुड, गुड। और एंडोस्कोपी आप कब कब करते हैं? जब हमने यहाँ बात की थी ना, ये एंडोस्कोपी कर रहे थे हम। सो व्हेन डू यू डू एंडोस्कोपी? हफ्ते में, 10 दिन में, 2 दिन में? आइडली नाइस गाइडलाइन के मुताबिक नाइस ये कहता है, अगर तो पेशेंट वो है रिsuscitation चाहिए उसको, इमरजेंसी है, पहले उसको रिsuscitate करें, उसकी तो फ़ौरन कर दो। अदरवाइज़ जो स्टेबल पेशेंट होता है उसकी हमें 24 आवर्स के अंदर करनी होती है। तो इसको बात को भी याद रखें। दिस इज़ फ्रॉम द नाइस गाइडलाइंस, ठीक है? गुड, गुड। आगे चलते हैं। अ पेशेंट विद अपर GI symptoms test for H. pylori. Following a urea breath test, which of the following condition is most strongly associated with H. pylori infection? Okay.
गैस्ट्रिक एडिनोमास, रिफ्लक्स, कैंसर, अल्सर्स या फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी। GERD. Most strongly associated, GERD. Any other answers? एडिनोकार्सिनोमा के 2 ऑप्शंस आ गए हमारे पास। गुड गुड गुड। वो 3 आ गए, वाह वाह वाह। और सबसे मजे की बात है कि GERD हमें लगता है कि एच पाइलोरी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एच पाइलोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद GERD, which is interesting. It is associated with others, yes, पर उससे पूछा है मोस्ट कॉमन। आप लोग कह रहे हैं ए, हम ए करके देख लेते हैं। ये हो गया। Sorry, guys, you have to excuse my cough. It's been going on a lot. So pardon me on that. ओके जी, आपका ड्यूरल अल्सर्स। सो अल्सर्स के साथ सबसे कॉमन एसोसिएटेड है इसकी, ठीक है। और ये है क्या, इज इट अ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बग, एच पाइलोरी? ग्राम नेगेटिव, वेरी गुड कृष्णमाला, एक्सेलेंट, ठीक है। और बाकी जो है इसकी एसोसिएशंस वो हम देख लेते हैं। ये सो पेप्टिक एसिड सबसे कॉमन है। इसके अलावा गैस्ट्रिक सेल भी है, माल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गैस्ट्रिक सॉरी एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस वेल बट नॉट GERD। दिस इज वेरी, और ये बड़ा मजे की बात लिखी हुई थी यहाँ पे, नो रोल इन GERD फॉर एरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर। या सो ये ग्राम नेगेटिव हो गया। और इसकी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, सबसे कॉमन जो है ना वो आपकी ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है। अच्छा, एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं, उसमें सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा है, बेस्ट जो आप करना चाहोगे? सॉरी, है Urea तो breath. ढेर सारे। जी कौन सा? Urea breath. यूरिया ब्रेथ, गाइस नाइस, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें सबसे मसला होता है जब आपने रेडिएशन थेरेपी दे दी, आप दोबारा टेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें कौन सा अच्छा रोल है रीटेस्टिंग में? Urea breath. अगेन वो भी यूरिया ब्रेथ ही है, वेरी गुड, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। बाकी जो है ना आपकी एंटीबॉडीज और ये वो सारा कुछ स्टूल वगैरह, उसको आपने सेकंड ग्राम के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, वेरी गुड। और आपने आपने 2 बातों का ख्याल रखना होता है जब भी आपने एच पाइलोरी का टेस्ट कराना है ना, तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि 2 दवाइयाँ की एसोसिएशन से आपकी ना फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट हो जाते हैं। वो 2 दवाइयाँ कौन सी हैं आपकी? एक पीपीआईज, वेरी गुड। PPI and second is antibiotics. एंटीबायोटिक्स, एक्सीलेंट। नाउ एंटीबायोटिक्स कब बंद करनी है, फॉर हाउ मेनी वीक्स? मैम 2 weeks before the testing हमने antibiotics होल्ड करनी है और 4 weeks before testing PPIs. उल्टा तो नहीं हो गया? अरे मुझे खुद भी छोड़नी था उल्टा वैसे। नहीं, मुझे खुद याद ही आ रहा है, मैं इसलिए कंफर्म कर थी। मुझे यही आता है कि एंटीबायोटिक का पीपीआई था, मुझे यही भूल गया था कि एक 2 वीक्स था, एक 4 वीक्स था। अब वो कौन सा था वो मुझे याद जी नहीं आ रहा। मैम ये शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। नहीं, आप मुझे खुद भी छोड़नी है ना, इसलिए मुझे था कि बाकी आपका कॉन्सेप्ट सही है कि यही 2 दवाइयां हैं। ड्यूरेशन आपने बिल्कुल सही पकड़ी हुई है कि 2 मंथ्स वाला, एक 2 वीक्स का था, एक 4 वीक्स का था। पर फॉरगॉट विच इज विच। चलो वो मैं देख के मैं आपको भेज दूंगी, या किसी और को कंफर्म है तो मुझे जरूर भेज दे प्लीज, अदरवाइज आई चेक एंड शेयर। वेरी गुड, अदरवाइज है सिनेरियो यही, ठीक है। तो और यहाँ पे क्लिनिकली भी आपकी प्रैक्टिस पर डालना है। अब ये नहीं एक बंदा खुद से पीपीएस खा रहा है और आप उसका टेस्ट लिख के भेज दिया, ऐसा नहीं करना। तो यू हैव टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड बी ए गुड डॉक्टर। अच्छा हाँ, अगर आपने रेडिएशन करनी भी है तो नाउ इज 7 days, गैस, ठीक है। पहले वो 14 days का कोर्स हुआ करता था। सो नाउ रिमेंबर 7 days, 7 days, ये चेंज करना है अब आपने, ठीक है। पीपीआई और 2 एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी थी आपकी फर्स्ट लाइन में? पीपीआई है, पर अमोक्सिल प्लस क्लिथो या मेट्रोनिलडोल से एक। If ongoing symptoms after the first line treatment, then PPI plus amoxil or क्लिथो या फिर metro, whichever was not first used. अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, देन आपके पास मेट्रो और क्लिनिक का ऑप्शन आ जाता है विद पीपीआईज, ठीक है। तो इरेडिकेशन थेरेपी का आपने जरूर देखना है। ठीक है, हमने वो कंफर्म किया, 4 वीक्स फॉर एंटीबायोटिक्स थे और 2 वीक्स फॉर पीपीआईज, ठीक है। वो उल्टा हो गया था, सही हो गया,
आई थिंक डॉक्टर हलीमा थी शायद। बाकी you got that concept. Guys, just give me a minute. I don't know why Muthaf is coming back. Just give me a minute. Good. Thank you so much for that. अच्छा जी, अगला सवाल. A 41-year-old male with too much history of retrocessional chest pain, dysphagia, weight loss, vomiting, referred to the endoscopy. 41, chest pain, dysphagia, weight loss, and vomiting. The only past medical history of note is asthma. Finding on the endoscopy, reduced vasculature, thick mucosa, mucosal furrows, strictures, and laryngeal edema. Skin biopsy shows infiltrates with eosinophils. तो अभी यहाँ तक डायग्नोसिस पता चल गया? क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक? What diagnosis is coming to mind with eosinophils? और ये जो फरोज बनते हैं. अच्छा, डाइट आप लोग ट्रीटमेंट पहुंच गए. वेरी गुड. तो हमें डायग्नोसिस पूछी थी कि eosinophilic esophagitis. ठीक है, very good. He is prescribed omeprazole. However, this does not result in improvement of his symptoms. Given the likely diagnosis जो भी हमने बता दिया आपको, it's eosinophilic esophagitis. तो given the diagnosis, advice on dietary modifications. ठीक है. However, symptoms भी persist कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन क्या होगा इसको? क्या करेंगे इसको? नहीं नहीं, क्रेस्ट नहीं है. दिस इज नॉट क्रेस्ट. फ्लूटिकासोन. इसके अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास? ये है क्या फ्लूटिकासोन? किस ड्रग उसमें उससे है? Steroid. स्टेरॉइड्स. वेरी गुड. Mineral. और फिर ये क्यों नहीं दे रहे? ये भी तो स्टेरॉइड है. Inhaled steroid. ये बात आपने वो दे रहे थे फॉरन एग्जैक्टली. तो उसमें आपका इसका रोल है. तो एग्जैक्टली दिस इयोसिनोफिलिक इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस. ठीक है. आपने एक दफा गूगल करके ना, अगर कोई अभी कर सकता है, इमेज शेयर कर दे चैट में भी. इनके ना बहुत एक बड़ी इवन दो कि हमारे पार्ट 1 में इमेजेस नहीं आते, लेकिन अपनी लेने के लिए ना दफा गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा. बड़े ऐसे कंसेंट्रेट फरोज से बनते हैं. दफा वो देख लेगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा. बिल्कुल स्पॉट डायग्नोसिस है. ठीक है. और इसमें एक और क्लिंचर होता है. इसमें उन्होंने दिया था एस्मा की हिस्ट्री वाला कुछ. हाँ, एस्मा. ये कोई ना कोई आपको क्लिंचर देंगे. यहाँ तो इन्होंने आपको बता भी दिया कि आपको स्कोप में क्या नजर आ रहा है. अदरवाइज अगर इन्होंने ये स्कोपिक फाइंडिंग्स नहीं दी हुई, वो सिर्फ आपसे डायग्नोसिस जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको ये क्लिंचर देंगे. कोई ना कोई एलर्जी दे देंगे. एलर्जीज, एस्मा. ठीक है. कोई ना कोई जो होती है स्किन के मसाइल, क्या बोलते हैं इसको, एटोपिक डर्मेटाइटिस टाइप चीजें. इस तरह की चीज़ें को फैमिली हिस्ट्री दे देंगे. सही है. और अक्सर ये होता है कि आपने ना इवन तो इसकी ट्रीटमेंट में पीपीआईज है, पर अक्सर ऐसा होता है कि पीपीआई देने के बावजूद भी सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे होते हैं. ये भी क्लिंचर होता है. अब क्या करें? ठीक है. तो ऐसा भी होता है. सो इवन दो यस, पीपीआई इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. रिमेंबर दिस गाइस, इट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. बट समटाइम्स even having PPIs, things will not settle and you have to add a topical कोई भी आपका फ्लूटिकासोन आपका आपने स्टेरॉइड देना पड़ जाता है. ठीक है. गुड. लेट्स सी. वेरी गुड. और वो ना स्टेरॉइड्स पे कंफ्यूज हो गए थे लोग इसी वजह से. ठीक है. हाँ जी, बाकी हमने बात कर ली. एलर्जी रिएक्शन है और आपको कोई ना कोई वो देंगे. टॉपिकल हमें स्टेरॉइड चाहिए होता है जब वहाँ पे काम करें इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स. और जब भी आपने इनहेलर्स को देने होते हैं स्टेरॉइड, तो एक आप एग्जाम्पल. ओ यस यस, इस पे वो लग रहे हैं कंसेंट्रेट वाले बरोज आ रहे होते हैं. जो आपको लाइन से नजर आ रही है ना, टक 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 इस तरह. ये एक और था. एक और बड़ी अच्छी वो थी. मैं किसी और से कंफ्यूज तो नहीं कर रही. ऐसे गोल 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 रिंग्स बन रहे होते हैं उसके.
चलिए वो मुझे नजर नहीं आ रहा। लेट मी चेक, मैं एक दफा ना जल्दी से उस पर देख लेती हूँ। स्क्रीन हिल जाएगी। ये वाला, ये देखिए गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन जो मैंने इमेजेस खोले हुए हैं? कैन यू सी इट? यस और नो? अच्छा, चैट बॉक्स में जैसे हाँ एग्जैक्टली, जो अभी भेजा डॉक्टर हलीमा ने, या तो ये भाई टिपिकल ये वो है, ये इस तरह के फरोज बन जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इमेज, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट, इट्स लाइक तो कभी नहीं आपको भूलेगा। सो इफ यू सी दिस, थिंक ऑफ ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, ये बिल्कुल टिपिकल इसकी वो शक्ल है। परफेक्ट, लेट्स कम बैक। और आपके एग्जाम में जो क्लू आएगा वो कोई ना कोई आजमा, एलर्जीज, डर्माटाइटिस, ऐसा कोई ना कोई क्लू होगा पीछे, ठीक है। और हाँ, हम बात कर रहे थे कि टॉपिकल स्टेरॉइड, जब कभी आप किसी को टॉपिकल स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप एक मशवरा क्या देते हैं उसको, सेम जो हम उनको भी दे रहे होते हैं एजमा वाले लोगों को, सीओपीडी वाले लोगों को, जो स्टेरॉइड इनहेलर्स पे होते हैं, उनको हम क्या मशवरा देते हैं आफ्टर योर स्टेरॉइड इनहेलर्स? व्हाट टू डू, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू योर पेशेंट्स? Rinse your mouth. Excellent. Why are we worried about that? We are worried about oral thrush. Excellent. That's why you advise them. Or there's a reason why we advise them, because of oral thrush or fungal infections. Good. That's why we ask them to rinse your mouth after steroids. इसके तो यही तो अप्रोच है आपके सेफ डॉक्टर होने की, ठीक है। अगेन वी आर एमिंग फॉर दीज नेशनल एग्जाम्स, तो यहाँ पे बहुत लाइबिलिटी होती है अगर आप इस तरह की चीज़ें पेशेंट को ना बता के भेजें, सिर्फ दवाई लिख के भेज दें, ठीक है। सो इट्स गुड टू practice that in our own practices as well. Okay, so antihistamine, obviously they have no role. Yeah, ये हम बात करते हैं ना risk factors. This is very important. इसको ये आपके clues होंगे. Male, family history could be there as well. In children, failure. Okay, how this is how the patient presents. Okay, the 3 Ds. So drugs, diet, and dilatation. Drugs में you do a PPI, but again, remember you have to give it for a long period of time. और कभी कभी ये काम नहीं भी करती है, then you have to do the topical steroids. उसमें आपके कौन कौन से हैं? Budesonide and your fluticasons. Rinse mouth after wash to avoid oral thrush. Then we have the diet, elimination of diet. वो चीजें जो आपकी चीजों को अगर ट्रिगर करेंगे, you have to eliminate them. Milk, wheat, egg, soy, nuts, and seafood. Okay? Step down. Or obviously, you don't have to do it on your own. Again, it's a multidisciplinary team thinking. You will be referring them to the dietitian and all. Dietitian, it depends. कि आपकी कितनी narrowing है उस पर depend करेगा. ठीक है? Then we have complications, strictures, impactions, Mallory V's. So what is Mallory V's tear? इस पे क्या हो रहा होता है? मैम सडन प्रेशर की वजह से, जैसे अगर वॉमिटिंग है, रेचिंग है, उसकी वजह से टीयर्स आ जाते हैं इन द इसोफेगस। Excellent. You will have those mucosal उधर tears. उधर जी, Yeah. उधर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, अपर जी ब्लीड में भी Excellent. इन Yeah. स्मॉल Yeah. अमाउंट, उसको मिडल वेव टीयर्स कहते हैं। Very good. Yeah. Okay, exactly. It could have been happened. And it's because of very extreme. It could be even from extreme coughing, retching, big vomiting going on and all. Okay. And alcoholic patients, yeah, very common in those people. Thank you for that. ठीक है, तो कोई ना कोई चल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी mucosal tears बन जाते हैं, then you have, उसको हम कहते हैं Mallory V's tears, and the patient can present with upper GI bleed. Yeah, excellent. Now we have a 67-year-old man brought to the emergency department having collapsed. His past medical history includes diverticulosis, atrial fibrillation, or collapse भी हो गया. Observation shows a heart rate of 105, blood pressure 76, okay, सारा कुछ not good. Pale, cardiovascular, बाकी abdominal examination है, बाकी सब ठीक है, okay. Cardiovascular, respiratory, abdominal examination are otherwise unremarkable, okay. So HV 72, the patient is losing blood somewhere. So platelets 189, ठीक है. WBC okay, sodium, potassium, urea 23. Only urea is raised. Creatinine is okay. CRP 7.
Lactate 1.3. Okay, not raised as all. So what is going on? I do not like this question वैसे. Okay, so collapse patient. Diverticulosis, fibrillation. HB. Colorectal cancer, diverticulitis, perforated duodenal ulcer, hemorrhoids, or ischemic colitis. Interesting. Perforated duodenal ulcer. Perforated duodenal ulcer. But why? The bleeding from could be from anywhere. It could be even diverticulitis. Why not? Urea is raised Oh, and अच्छा अच्छा, creatinine is yes normal. yes, excellent. जी बताएं बताएं, आप कुछ कह रहे थे यूरिया का? Yes yes. Someone was saying something about urea. I'm so sorry that I interrupted. जज्बाती होके. Yeah, if you want to add, be my guest, please do share. देखिए यूरिया का मैंने देखा ना बड़ा वाले का, आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूरिया है ना, वो आपके अपर जीआई ब्लीड को और लोअर जीआई ब्लीड को डिफरेंशिएट करती है. शायद वो प्रोटीन इनटेक ज़्यादा हुआ ये वो, तो उस लिहाज से वो फ़र्क कर रहा होता है आपका अपर जीआई और लोअर जीआई के अंदर. वैसे ना सवाल इतना अच्छा था नहीं. लेकिन अब समझ आइए हाल ही ने यूए क्यों दिया था, इस बात को समझाने के लिए, ताकि हमारे बाद में दिमाग में रह जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट, कि वो नहीं ख्याल आ रहा था कि क्या चीज़ चल सकती है. तो गुड. तो या सो दैट्स व्हाई वी विल हैव अपर ड्यूडल अल्सर, बिकॉज ये बाकी सब जो है ना, ये आपकी लोअर जीआई ब्लीड. अच्छा, अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड का कट ऑफ क्या है? हम क्या बोलते हैं कि किस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से पहले की ब्लीडिंग होगी तो वो अपर जीआई में आएगा. लिगामेंट ऑफ फ्रीज से पहले, लिगामेंट ऑफ एक्सीलेंट, फ्रीज या से दैट इज अ पहले कट अगर ऑफ. होगी वेरी तो वो गुड. अपर जे ब्लीड होगी, और फिर उसके एक्सीलेंट. बाद होगी तो लोअर जे ब्लीड. बेहतरीन. बिल्कुल, तो ये आपके थोड़ी सी एनाटॉमी का कट ऑफ है कि ये इस तरह होता है, तो आपको थोड़ी कॉजेस पता होना चाहिए. और जनरल पॉपुलेशन में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड इज जनरली, इज इट वेरिसिल और नॉर्मली? ड्यूडेनल अल्सर. Ulcers, yeah, ulcer. Remember your peptic ulcers. Or it could be duodenal, it could be gastric or peptic ulcers. ठीक है, that is the most common cause. लोगों को लगता है कि वो वेरिसिल ब्लीड इज द कॉमन कॉज, ऐसा नहीं है. पेप्टिक अल्सर इज द कॉमन कॉज. तो इस बात को ये भी कहीं मैंने पढ़ा है, कहीं मैंने पूछा था ये. ठीक है. अच्छा, जब भी जीआई ब्लीड की बात होती है ना, तो एक सिम्टम है, विच सिम्टम स्पेसिफाई कि हाँ बहुत मैसिव ब्लीड है. क्या सिम्टम होगा? वन सिम्टम. मैम शॉक, शॉक में अगर मैसिव ब्लीड है तो शॉक हो सकता है पेशेंट को. पेशेंट क्या बोलेगा मुझे क्या हो रहा है? वो तो आपकी वो है ना, साइन है ना, ये तो सिम्टम की बात की. मैम टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन और हाइपो. नहीं, वो दोनों भी साइन है. चलो हार्ट रेट मान लें, लेकिन एक और जो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हल्की में भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, सो टैकीकार्डिया हो सकता है. लो बीपी इज अ साइन, इट इज नॉट अ. रिमेंबर सिंकपी, ओके, सिंकपी. अगर पेशेंट कह रहा है कि सिंकपी है, इट मींस के ब्लीड बढ़ा है. ठीक है, दैट इज व्हेन यू पेशेंट विल कोलैप्स. ये आपके पास थोड़ा क्लिनिकल साइन है. ठीक है, गुड गुड. सो हम इसको लॉक कर लेते हैं. वेरी गुड. तो एक्सीलेंट. देखिए हाँ, क्या बात है. ये पहले पकड़े नहीं हुआ बात, पर सम चैप डॉक्टर साहब ने कोई यूरिया की बात की थी. वेरी गुड. सो इंडिकेट्स अपर जीआई ब्लीड वर्सेस लो जीआई ब्लीड. गुड गुड गुड. बाकी अपर जीआई हमने उसे अच्छा कर लिया था. सो हेमेटोमेसिस. गुड गुड गुड. वही देख रहा है, ये प्रोटीन मील के बारे में बता रहा होता है. मिलीना इज योर टाइप. अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि लाजमी नहीं कि पेशेंट को अपर जीआई वाला ब्लीड मिलीना के साथ आए, तो कभी कभी यू हैव टू डू अ डीआई टू चेक इफ द ब्लीड इज देयर और नॉट. बाकी डिफरेंट कॉजेज है इसमें, आप लोग खुद देख लीजिएगा. ये हमने डिस्कस कर लिया था. जो आपका होता है ना ब्लैचफोर्ड, वो आपकी फर्स्ट असेसमेंट पे होता है, और जो रॉकहॉल होता है वो आफ्टर एंडोस्कोपी होता है. ये मैं डिस्कस कर लिया हुआ है ना. ठीक है, मैनेजमेंट में टेलीप्रेसन एंड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर एंडो. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन यू डू योर बैंड लाइगेशंस. जब कुछ ना बन पड़ा तो आपके पास आंसर है टिप्स का. इज नॉट कंट्रोल इवन बाय द अबव वेरियस. Nice. Do not recommend the use of PPIs before endoscopy. ठीक है, until unless आफ्टर और बात है अगर आपका नॉन वेरिसियल ब्लीड है, लेकिन वेरिसियल ब्लीड के अंदर बिफोर एंडोस्कोपी नो रोल ऑफ पीपीआई. इसको याद रख ले गाइस. ठीक है,
तो हमने एग्जाम में अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली बातें नहीं करनी है. वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक, गुड. और ये भी हम बात की थी, एंडोस्कोपी इमीडिएटली होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वरना जनरली विद इन 24 आवर्स. ठीक. पथोमन कॉम्प्लेक्स उसको देने को वॉर्फिन वाली चीजें हैं. वही हमने कहा था ना कि अभी फिब्रिलिन लेस देन 1 और पीटी और आईएनआर बढ़े हुए हैं, एपीटीटी ये सारा कुछ आपका 1.5 से ज्यादा है, देन यू कैन गिव योर फ्रेश एफएफपीज, अदरवाइज देयर इज नो रोल. गुड गुड गुड. ये अच्छा डिस्कशन होगी हमारी ये पर ब्लीड की भी. लेट्स मूव अहेड. A 26-year-old woman who is known to have type 1 diabetes mellitus presents with a 3-month history of diarrhea, fatigue, weight loss. She has tried excluding gluten from her diet for the past 4 weeks and feels much better. She requests to be tested so that to confirm the diagnosis. What is the appropriate step? करना क्या जी? अब सीले का diagnosis करना है आपने. So we have C, check anti-endomaginal antibodies. We have E, arrange jejunal. D, reintroduce. So many answers. We have D's, E, and C. 3 options आ गए हैं. C, yeah, ठीक है. Good. Any other answers before we go lock it? So we have 2 D's आ गया. क्योंकि D 2 है, that's why I'm gonna click on the D. अच्छा, सीलिक में बेसिकली है क्या मसला? सीलिक में क्या हो रहा होता है? वही ग्लूटेन प्रॉब्लम ना, ऑटोइम्यून कंडीशन है. तो ऑटोइम्यून कंडीशन अगेन वही ग्लूटेन के मसाइल. सही है. अच्छा, इसमें ना चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज है ना, जब भी किसी एक ऑटोइम्यून डिजीज हो ना, तो दूसरे ऑटोइम्यून होने के अच्छे होते हैं. तो इनके अंदर बाकी जो होते हैं डायबिटीज, कोई हेपेटाइटिस, कोई थायराइड, ये सारा कुछ हो सकता है. लेकिन इसके अंदर एक खास स्किन प्रॉब्लम एसोसिएटेड है सीले के साथ. वो किसी को याद है? बड़ी इंटेंस इचिंग होती है. या Herpetiformis hepatic dermatitis. dermatitis. यस यस, वेरी गुड. Hepatic हाँ, उसका पूरा नाम क्या था? हेपेटिफॉर्मिस डेर्मेटाइटिस, या हाँ, लेकिन आप पहुंच गए थे. वेरी गुड. वो हो जाता है. सो हेपेटिफॉर्मिस डेर्मेटाइटिस, वेरी गुड. ठीक है. देयर हैज अ वेरी गंदा इची रैश. इज इट ऑन द फ्लेक्सर सर्विसेज और द एक्सटेंसर सर्विसेज इचिंग? extensor services एक्सटेंसर्स पे होते हैं ना शायद. mostly हाँ, on ऑन द on नीज, the lower एल्बोज, legs mostly. या स्पेशली ऑन द नीज के वो अक्सर है ना. एक दफा इसकी भी आप पिक्चर देख लेना, आपको भूलेगा नहीं. वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड. अच्छा, इस पे आते हैं, बात करते हैं इस पे हमारा जवाब क्या है. अब चूंकि 2 लोग थे डी वाले, तो दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग डी. लेकिन जैसे ई किया था ना, कमाल उन्होंने किया था. ई कौन था? हु वाज ई? देयर वाज ई, डॉक्टर सलमान. वेरी गुड. हाँ, लेकिन आपने क्वेश्चन हमारे साथ किया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पहुंचे. अब ये है मुश्किल. ऑब्वियसली जब आप ग्लूटेन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिम्टम्स वापस आएंगे, पेशेंट तंग आएगा. ठीक है. इतनी मुश्किल से जिंदगी भी आसान की थी, लेकिन ये हक है, करना पड़ता है. क्योंकि अब हुआ क्या है, व्हाट इज द रैशनल, जब आप उसको ग्लूटेन फ्री कर देंगे ना, आप बायोप्सी करेंगे, आपको क्या मिलेगा? बायोप्सी में कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है. क्योंकि जब आप ग्लूटेन ले रहे होते हो, तो जो विलियस एट्रोफी ये सारा कुछ हम देख रहे होते हो, तब हमें मिल रहा होता है ना. सही है. तो दैट्स व्हाई. तो जब भी आपने कंफर्म करना है, अगर आपने बायोप्सी का प्लान करना भी है, यू हैव टू री इंट्रोड्यूस ग्लूटेन. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स, देन यू डू फर्दर टेस्टिंग. ठीक है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से. ठीक है. ठीक है. अच्छा, सीले के पेशेंट के अंदर अगर आप उसकी पेरिफेरल ब्लड फिल्म करेंगे, क्या आपको हावल जॉली बॉडीज मिलेंगी? यस और नो? Yes, due to यस. hyposplenism. Hypersplenism, excellent. Because of hypersplenism, very good. That's why you will have those Howell jolly bodies. ठीक है. और इसमें another very important thing, एक बहुत important anemia तो है. anemia everyone knows. So anemia is very common. Iron deficiency भी होता है, folate deficiency भी होता है. That we know. Hypersplenism की बात होगी, skin problem की बात होगी. But there's another very important
कॉम्प्लिकेशन जिसके लिए हमें ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. वी हैव टू डू DEXA scans and all. Which complication in celiac? Osteoporosis. Very good. Osteoporosis. Okay, remember that as well. Osteoporosis, very important. Great, great. ठीक है. अच्छा, अब इसमें दो है. एक इसकी एंटीबॉडीज का बहुत लंबी ट्रीटमेंट है और दूसरी आपका डेफिनेट है जिसपे आपने बायोप्सीज करनी होती है. एंटीबॉडीज कौन कौन सी है इस पे है आगे? Anti-TTG, Anti-endomycin anti-endo. antibodies, IgA and IgG. वेरी गुड. ठीक है. सो यू हैव दीज TTGs और एंडोमाइजियल भी है, एंटीग्लाइडेंस भी है. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कौन सी डेफिशिएंसी है किस इम्यूनोग्लोबुलिन की? वो भी रूल IgA. IgA. अब किसी पेशेंट को ऑलरेडी IgA डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसके तो फिर ऑब्वियसली हम TTG IG तो नहीं कर पाएंगे ना. आप वरना आपकी तो सारे फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा कि इसको है ही नहीं, तो उसको तो IG है नहीं है ना. तो उसके अंदर फिर हम लोग बाकी काम करते हैं. उसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये हम पूरा देख लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सिनेरियो कि सीली डिजीज को एंटीबॉडी को टेस्ट करने से पहले आपने मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट IgA डेफिशिएंट नहीं है, अदरवाइज फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते होते हैं आपके. सो TTG IgA बेसिकली आपका फर्स्ट चॉइस है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन यू हैव टू लुक फॉर एंटीबॉडीज ए, क्योंकि अगर आपकी IgA सेलेक्टिव एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी है तो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगा. दैट्स व्हाई आपने फिर IgG एंटीबॉडीज करानी होती है, एंडोमाइसिल के लिए भी और TTG के लिए भी. ठीक है, देन यू डू द IgG, यू विल नॉट डू द IgA. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये थोड़ा-सा क्लियर के लिए कभी-कभी पूछ लेते हैं. चालाकी से ना सिनेरियो में डाल देंगे IgA डेफिशिएंसी, तो उसमें आपने फिर IgA वाले कोई भी टेस्ट नहीं पकड़ना, उसमें फिर हमने IgG टेस्ट करना होता है. ठीक है. हाँ, जब आपके टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, देन यू गो टू द गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज योर बायोप्सी. ठीक है. विलिस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ये क्या है, इंट्राएपिथेलियल सेल्स इस तरह कुछ मिल रहा होगा. सही है. और ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, टू रीइंट्रोड्यूस ग्लूटेन एट लीस्ट 6 वीक्स प्रायर टू टेस्टिंग. छोटी सी बात है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट. That's why we were not able to pick this question right. ठीक है. तो very important. Okay. और वो बात है फिर आपने जो ट्रीटमेंट है आपकी ग्लूटेन फ्री ट्रीटमेंट, वो तो आपने करनी है, तो दैट इज दैट एवरीवन नोज. Good. Any questions from celiac disease? All good? Good. चलिए एक और लास्ट सवाल करते हैं. So we'll call it a day. A 60-year-old Asian woman, 60-year-old, bloating, anorexia, weight loss for 3 months. She denies alcohol access, intravenous drug use, high risk sexual activity. She has history of hypertriglyceridemias, hypertension, prediabetes, BMI 39, muscle wasting, and is distended abdomen with shifting dullness. Ultrasound confirm ascites. सीरम एल्बुमिन इतना है, एसिडिक एल्बुमिन इतना है. अच्छा बेसिकली नहीं, इन्होंने आपको इसलिए दिए थे, वो चाहते हैं कि आप उसका सैग कैलकुलेट करें. वो कितना होगा सैग? हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? Serum albumin minus acidic albumin. सॉरी, पहले कौन सा था? सीरम एल्बुमिन माइनस एसिडिक. हाँ Albumin minus acidic albumin. ठीक है. तो 28 माइनस 15 कितना होता है? हिसाब तो आप करें थोड़ा सा. क्या? अराउंड 13. सो अगर मोर देन सॉरी 13 तक आता है तो ये कौन सा होगा? मैम ये यूनिट्स है ना ग्राम पर लीटर. सॉरी, अगर मोर ये यूनिट्स है ना, अगर मोर देन 1.1 हो तो दैट वुड बी द portal ascites due to portal hypertension. बिल्कुल. जो दूसरा ना वो उसमें 11, अगर हमने ग्राम पर लीटर में कहना वो 11 होता है. फिर 11 ग्राम, सॉरी ग्राम्स जी. लीटर. तो अगर वो होगा मोर देन 11 ग्राम्स पर लीटर, मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ क्योंकि यूनिट्स का मसला होता है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ठीक है. तो अगर ऐसा तो दैट विल इंडिकेट पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है. अब इसका क्या था, ये 13 आ रहा था ना, डॉक्टर सलमान ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 13. सो इट इज, सो इट इंडिकेट्स व्हाट? पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट? तो भाई डायग्नोसिस क्या लग रहा है आपको? मैम ई फिर तो पोर्टल हाइपरटेंशन सेकेंडरी ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड सिटोटिक लिवर डिजीज. नाइस है ना.
बिल्कुल ठीक। कर ले भई, लॉक कर ले। पोर्टल हाइपरटेंशन। वेरी गुड। ठीक है, एक्सेलेंट। यही वो चॉइस है, आपको कैलकुलेट करना है कि सैग कैलकुलेट में आना चाहिए। सो मोर देन 11 इज योर पोर्टल हाइपरटेंशन। वेरी गुड, एक्सेलेंट, यू स्पॉट ऑन। और इसमें बस आपको हाँ वही लिवर कार्डियक वाले इसके अंदर आ गए। बाकी जो आपके नेफ्रोटिक malnutrition वाले, कार्सिनोमास, इन्फेक्शंस, ये पैंक्रियाटिस वाले सारा कुछ, तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कॉजेस के हवाले से। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोटिक क्या देना है इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट के हवाले से? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन। ये नहीं भूलना लोग। Spironolactone. हाँ, पीपल पिक फ्रूसमाइड, रिमेंबर इट्स नॉट फ्रूसमाइड। ठीक है, इट्स स्पाइरोलेक्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यू कैन ऐड अ लूप डायरेक्ट, उसमें परेशानी नहीं है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेटराइटिस? उसमें आपको क्या डिफरेंट चीज मिलेगी? उसमें आपकी ना जब आप टैप करते हो तो उसमें कितना सेल्स का डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट बात। व्हेन डू यू लेवल एसबीपी? मैम उसमें मोर देन उसमें हमें मिलते हैं न्यूट्रोस मोर देन यूनिट्स जो हैं वो महंगे। न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिलते हैं, आई गेस मोर देन 500 जो है वो उसमें न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा होता है। 500 से कम कट ऑफ है उसका, 250। ठीक है, ठंडा लगा 250, है ये, मोर दिस इज देन वेरी एग्जाम 250। फेवरेट। ठीक है। तो अगर आपका न्यूट्रोफिल काउंट इज मोर देन 250, थिंक ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेटराइटिस। ठीक हो क्या? गुड। इसको नहीं भूलना, ये इनको बहुत पसंद है। ठीक है। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमने अच्छा, एसपीपी का सिनेरियो है अगर, तो प्रोफिलेक्टिक एंटीबॉडीज का रोल है, यस और नो? यस मैम, यस, ठीक है। वेरी गुड। तो कौन सा प्रोफाइलिक्स। Yes. एंटीबॉडी देंगे, विच वन? Rifaximin. रिफेक्सा? नो। नहीं, रिफेक्सा वो तो दूसरे के लिए है। हाँ, रिफेक्सा का भी रोल है वैसे। रिफेक्सा का रोल है। No, ma'am. It's नहीं, Quinolones. इसमें क्विनोलोन्स है, या इसमें यस हम मैम, क्विनोलोन्स दे रहे हैं। क्विनोलोन्स प्रोफाइलिक्सिस। या नहीं नहीं नहीं, मैं सोची रिफेक्सा का भी कहीं रोल था। वो रिफेक्सामिन कहाँ? अच्छा, रिफेक्सामिन उसमें था, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी वाले। यस मैम। Hepatic incapacity. हाँ, हेपेटिक इनकेफ, मैं वही सोची कहाँ पढ़ा था मैं, या तो रिफेक्सामिन वहां पे है। जो आपका स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेटराइटिस है ना, उस पे हमने याद रखना कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और दूसरा था नॉरफ्लॉक्सासिन, या इन दो को याद रखें। ठीक है। और ये एग्जाम फेवरेट है, दे हैव आस्क्ड दिस इन द पास्ट एज वेल, तो रिमेंबर दोस। ठीक है। अच्छा अच्छा, एनीवन हैज हर्ड अबाउट स्पॉन्टेनियस ट्यूबरकुलस पेटराइटिस? वो किस कंडीशन में कॉमन होता है? This is a condition. If a person is infected with that, so they can have spontaneous tuberculous peritonitis as well. In AIDS. ठीक है, आई नो इतना एग्जाम फेवरेट नहीं है, बस बस जहाँ तुझे जिक्र चल रहा था तो उसका ख्याल आ गया। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो एड्स वाली सिचुएशन में यू कैन हैव स्पॉन्टेनियस ट्यूबरकुलस पेट्राइटिस। अच्छा, कल्चर का रोल है? एसबीपी वापस आ रहे हैं, वापस वी आर कमिंग बैक टू एसबीपीज। डू वी हैव एनी रोल ऑफ डूइंग कल्चर्स, यस एंड नो? यस मैम, एसवीपी वगैरह के लिए तो हम करते हैं। Yes, नहीं, ma'am. नहीं Culture करते, का नहीं role. करते, नो रोल। ठीक है, ख्याल रखना है इस बात का। Ascitic नो। fluid culture. Ascitic fluid. Not लेकिन blood ना, culture, but ascitic fluid. हाँ, लेकिन असल में ये होता है कि आपके ना जो कल्चर्स होते हैं ना, वो आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपका एसपीपी रूल आउट हो गया। नो, दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि डायग्नोसिस के लिए इज नॉट बेस्ड ऑन द कल्चर्स। सही। सो एसबीपी में उसका कोई खास रोल है नहीं है, तो आप उसको प्रोफाइटिक एंटीबॉडीज फिर भी दोगे। सही। तो नो रोल्स, दिस इज डिफरेंट बात, तो रिमेंबर दैट एज वेल। गुड। ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। ये तो हमने सैग में डिस्कस कर लिया, ये अच्छा हो गया। सो हाँ ठीक है, ओके। सोडियम कम करना है, वी नो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है हमारी। एल्डोस्टेरोन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और लूज का रोल है ड्रेनेज। ठीक है, आपने टैप करना होता है। टैप कहाँ से करते हैं, व्हाट इज द साइट फॉर टैपिंग? मैम एब्डोमिनल, एब्डोमिनल नहीं, टाइप एब्डोमेन तो करते हैं। करेंगे ये पहली मैम बार है। फ्लैंक्स। हाँ, नहीं ना, उसमें आपका एक आपके ना कोई खास पता होना चाहिए। इवन कि यार हम तुक्के में कहीं भी सवाल लगा देते हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हैव यू हर्ड अबाउट मॉरिसन पाउच? ठीक है, दैट इज जो मोस्ट डिपेंडेंट एरिया पे आपका फ्रूट पड़ा होता है, वहां पे हमने सुई लगानी होती है, बेस्ट साइट।
फॉर योर पैरासिंथेसिस, ठीक है? ये आपका ना पेरीहेपेटिक बनता है। दैट इज योर बेस्ट साइड, दैट इज वेयर वी डू द टैप्स। गुड गुड। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम अगर पैरासिंथेसिस है तो हमने कवर करना है विद एल्बुमिन। और कितना होता है परसेंट एल्बुमिन हम यूज करते हैं? 5%, 10%, 20% एल्बुमिन? हाउ मच डू यू यूज? 10%. 20%, ठीक है? जो हम एल्बुमिन यूज करते हैं 20% एल्बुमिन, वेरी एक्सपेंसिव। उसका आपने कवर देके आपने करना, अगर लार्ज वो है, ठीक है? ये हमने बात कर ली। हाँ, ये वेरी गुड। सिप्रोज एंड नॉरफ्लॉक्सासिन, या और टिप्स, जहाँ कहीं कुछ नहीं बना ना तो एंड पे बस टिप्स का ऑप्शन तो है ही है। चलो, गुड गुड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी हेल्दी डिस्कशन, लर्न अ लॉट, डिस्कस्ड मेनी मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल एग्जाम फेवरेट। और वही बात है कि आप इसको अच्छे से अंदर बाहर से याद कर लेना है, ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए। वो कुछ भी हमसे पूछे, वी वर एबल टू एड्रेस द क्वेश्चंस। जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, do we have any queries from that before I end the session? Or then we will see you tomorrow at the same time, inshallah. So today we had some new participants as well. So how are they feeling? If you want to give us a review. Dr. Taimur is new. Dr. Zubeda is new. I hope you learned. बाकी Dr. Halima, Dr. Kashmala and Hassan, हम तो होते ही हैं हमेशा. Okay, good, fair enough. So ठीक है everyone, take care, have a good day. For me, a good night for you guys. So take care. Allah Hafiz. See you tomorrow.